5 लाख घर 1 करोड़ नौकरियां लगा रही था। वो कह रहे हैं हमने बड़े 5 साल की बात से की थी। यानी पौने 3 साल हो गए हैं सरकार की सरकारी को और सरकार के इस इक़्तिदार को, और इनकी यहाँ पर उन्होंने कम से कम लाखों में घर तो गिराए और लाखों में लोगों की नौकरियां तो छीनी हैं। स्टील मिल्स के मुलाजमीन ही देख लें। अभी आप देखें स्टील मिल पाकिस्तान का इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको ये ख़त्म कर रहे हैं और आज लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। इंतहाई ज़ालिमाना, इंतहाई बेरहमाना इक़दाम है। और स्टील मिल के बारे में मैं आपके बस हम अपने इस प्रोग्राम की वसातत से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि रूसी सफारतकार ने आज से बरसों पहले ये कहा था कि हम अब भी, यानी जरदारी साहब का दौर ख़त्म हो गया था, उसके बाद की बात है कि हम अब भी इसकी इस्ताअत बढ़ाने के लिए, दुगनी करने के लिए तैयार है। हुकूमत हमें इसका मौका दे। रूस अब भी आपके स्टील मिल को नहीं, इंटरनेशनल एजेंडा है, मालकान नहीं मानते। बैन अल-अक़वामी मालकान को इतराज़ है पाकिस्तान के स्टील मिल पर, पाकिस्तान में पैसा आने पर, पाकिस्तान में डॉलर आने पर, पाकिस्तान में दौलत आने पर, पाकिस्तान की तरक्की पर, पाकिस्तान के अंदर सनतकारी पर, पाकिस्तान में सनत लगने पर, पाकिस्तान के लोगों को रोजगार लगने पर बैन अल-अक़वामी जो आपके इदारे हैं वो नहीं चाहते हैं। इसलिए कि फिर उधार कौन लेगा, फिर जाकर ये खतरनाक दहशतनाक शराइत पर ये कर्जे कौन लेगा, फिर कौन जाएगा IMF के आगे झोली फैलाकर। ये तो नहीं जाने को तैयार थे असद उमर। फिर झोली फैलाने के किसको लाया गया? अब्दुल हफीज शेख, जो उनके अपने ही आकाए वली नेमत के वजीफा खार और वहां से लेकर खाने वाले हैं, उनको लेकर आए। और वो गवर्नर स्टेट बैंक भी वही लेकर आए जो उनके अपने मुलाजिम थे, उनको लाकर हमारे सर पर बिठाया गया। अब हमारी मैशत को वो हैंडल कर रहे हैं। इनसे वो कर रहे हैं। क्यों पाकिस्तान को खुशहाली देंगे? क्यों पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका देंगे? उनका तो एजेंडा ही यही है कि पाकिस्तान के लोग जिंदगी की बेहतर सहूलतों से इस्तेफादा न करें। ये आलमी इदारों का, आलमी मालियाती इदारों का एजेंडा ही यही है। हमने उस पर अमल करना है। हमारी जो मुक़्तदरा है, हमारी जो हुकूमतें जो इस फार्मूले को अमल करती हैं, उसके ऊपर उनको बड़ी शाबाशी मिलती है कि चलो भाई लोगों की सब्सिडी छीन लो, लोगों के जीने का हक छीन लो, चीज़ें महंगी कर दो, चीज़ों को और महंगा कर दो। वो जहाँ से शराइत आती हैं इन पर ये पूरा करते हैं और फिर ये कहते हैं कि जनाब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम टेक ऑफ कर रहे हैं। ये टेक ऑफ है आपका, तो क्रैश करो भाई, ये टेक ऑफ नहीं है। अच्छा, चीनी से मुतालिक भी उन्होंने कहा कि चीनी से मुतालिक पूरा माफिया बैठा हुआ है। जहांगीर तरीन साहब का भी जिक्र किया कि अफसोस हुआ उनको जब चीजें सामने आई। आपको लगता है कि अब इस माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जब हम जानते हैं कि माफिया के बारे में कैसे हेड तो ये खुद हैं, सरबराह तो खुद हैं, इनकी सदारत तो काबीना की ये करते हैं। फिर काबीना में फैसला होता है। क्या फैसला होता है? क्या फैसला होता है? यानी तजवीज़ ये है ओगरा की कि भी कीमतें और कम करें, ये 25-30 रुपए और आगे बढ़ा देते हैं। यार ये फैसले हो रहे हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ, चूंकि माफिया ने कंट्रोल कर लिया। उनने पेट्रोल रोक लिया, उनने पेट्रोल कहा कि हम मार्केट में सप्लाई नहीं करेंगे। उनने कहा कि और क्या तरीका हो सकता है? उन्होंने कहा कीमतें बढ़ा दो। कीमतें वहाँ जब पूरी दुनिया में कीमतें ऐसी नहीं, वहाँ कीमतें ले गए और लोगों को जो मोहताज कर दिया है कि लोग जो हैं उस कीमत पर लें एक ही रात में। अब तो पता चलेगा कितने खरबों का लोगों की जेबों पर डाका डाला गया। अभी तो हिसाब होने हैं, बहुत बड़े हिसाब होने। माफिया इनके पास है, इनके अपने पास है, इनकी जेब में बैठी हुई है। और ये तासुर ठीक नहीं है कि जनाब तो बिल्कुल ठीक है लेकिन लोग खराब हैं। चीन की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि गुज़िश्ता साल मई और जून में भारत में पानी की कमी हुई थी, तो इंसान और जानवर एक ही जगह से पानी पीने पर मजबूर हुए थे और उसके बायस कोरोना वायरस फैला। लगाई साहब, चीन ने अब ये जो इल्ज़ाम लगाया है, अब इसकी तहकीक कौन करेगा और कैसे पता चलेगा कि ये सही है या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में अगर चीन को ऐसे ही झूठा इल्ज़ाम लगाना होता तो ये उस वक्त ही लगाया जा सकता था जब ये शुरू हुआ था चीन के अंदर। उस वक्त तो चीन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था ना, उस वक्त उस पर लगाया जा रहा था। लेकिन जाहिर है चीन ने बड़ी तहकीक के बाद ये किया है, उसका सुराग लगाया है और ये कोई बाइद नहीं है। इंडिया चूँकि इस तरह के एक तो अपने लोगों की ज़िंदगी के बारे में इस जमात को जो इस वक्त बरकरार है, मोदी और मोदी की जमात BJP और उसके तमाम इलाही महासभाई, जनसंघी, राष्ट्रीय सेवक संघ और शिवसेना, जिस तरह की दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको इंसानी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इंसानी ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं है। ये हो सकता है वहाँ से फैला हो और उनने फिर फैलाया हो दुनिया भर में
اور میڈیا تو بہت زیادہ، دنیا کے 3 بڑے ملک جو اس کا شکار ہیں اس میں انڈیا بھی شامل ہے، برازیل بھی شامل ہے اور امریکہ بھی شامل ہے، تو ظاہر ہے کہ انڈیا تو مرکز بن گیا نا اس طرح سے۔ بالکل۔ اچھا لگائی صاحب، ایرانی ایٹمی پروگرام کے بانی محسن فخری زادہ کو گزشتہ دنوں تہران میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر الزام لگایا گیا ہے کہ وقت آنے پر وہ اس کا بدلہ لیں گے۔ دیکھیں ایسی بات ہے کہ اس سے پہلے جنرل قاسم سلیمانی کو وہ کیا گیا، شہید کیا گیا ان کو، اب یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایران کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کھیل میں لپیٹنا چاہتے ہیں ساتھ کے ملکوں کو، ہم جیسے غریب ملکوں کو بھی، جن بیچاروں کی اپنی اکنامی بھی ٹھیک نہیں ہے، جن بیچاروں کا اپنے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، ہم جیسے لوگوں کو بھی گھسیٹنا، پتہ نہیں ہمارے حکمران کل کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ایران کو جو گھراؤ کیا جا رہا ہے اس میں پاکستان تو ویسے اس میں یوں تو شامل ہے کہ پاکستان نے ایکسپورٹ امپورٹس کا سلسلہ نہیں کیا ہوا ہے، حالانکہ انڈیا اور ایران کی جو ٹریڈ والیوم ہے وہ 15 ارب ڈالر سے زیادہ ہے اور ہمارا 1 ارب ڈالر سے بھی کم ہے، 500 ملین ڈالر سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم ہے۔ ہمارا تو چین کے ساتھ کوئی، اپنا ایران کے ساتھ کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، تو اس طرح کے معاملات ہیں اور وہ زد پر ہے اور عالمی طاقت بھی اور اسرائیل بھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے لوگ کیسے ہوں گے ایران اور اسرائیل کے درمیان کوئی، اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو حالات خراب ہوں گے اور خلیج پورے کا پورا جو ہے بدامنی کا شکار ہوگا، اور اسرائیل کو ایک بات نہیں بھولنا چاہیے کہ اس نے یہ کھیل کھیلا تھا جب لبنان میں 2000 کے نئے ملینیم میں، اور 2-3 سال کے بعد جو کھیلا تھا عراق میں، یہ کھیل کھیلا تھا انہوں نے، تو بس نے شام میں اور ساتھ میں لبنان میں، تو پھر اسرائیل کو اپنا ایک سپاہی بھی لبنان کی سرزمین پر اتارنے کی مہلت نہیں ملی تھی، تو اس کو جو جواب ملے گا وہ بہت زیادہ سخت ملے گا۔ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستان کو اس سارے کھیل میں ایک حد تک تو یہ رہنا چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی سپورٹ کرے، اس لیے کہ آپ سب کچھ بدل سکتے ہیں مگر پڑوسی نہیں بدل سکتے، تو آپ کا پڑوسی ہے ایران، آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے اور مشکل حالات میں آپ کو ان کے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے۔ بالکل ٹائم اپ ہو گیا، لیکن لگائی صاحب آپ کوئی انٹرسٹنگ سا ٹویٹ بتا رہے تھے مجھے بریک۔ ہاں بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارے ایک دوست صحافی اسلام آباد سے ٹویٹ کر رہے ہیں، اور زاہد گشکوری بڑے جرنلسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جو ہے آلو 135 روپے فی کلو ہو گیا ہے، تو شہباز گل صاحب نے، ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے اس پر کمنٹ کیا ہے، گشکوری صاحب آپ تھوڑا سا گھبرا لیں، اب تو ہمیں بھی یعنی گھبرا اب لینا چاہیے۔ عمران خان کے جو سپاہی ہیں وہ لوگوں کو گھبرانے کی اجازت دے رہے ہیں، میرا خیال ہے لہذا لوگوں آپ بھی گھبرا لو، اس لیے کہ اب مشیروں نے اجازت دے دی ہے۔